स्वागत है आपका सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में। आज इस सीरीज में हम पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में बात करने वाले हैं, उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं, और जो कि हुआ था जनवरी 2021 में। और जितने भी पेपर्स हैं उन सारे पेपर्स के आंसर वाइज एनालिसिस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे सीटेट सीजीपी प्रीवियस ईयर पेपर 1 पेपर 2 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। और अगर सीडीपी के कंटेंट आपको जानने हैं, जितने सारी चीजें बन रखी हैं कायदे से, वो सारी चीजें अगर आपको चेक करनी है तो भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कंप्लीटेड है, जितनी सीडीपी के सिलेबस है उसी हिसाब से बनाई हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेपर स्ट्रक्चर क्या है। तो हम सबसे पहले पेपर 1 कंप्लीट करने वाले, जो प्राइमरी स्टेज के लिए है, और उसमें हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 एमसीक्यूज आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। पहला सवाल कुछ हमें इस तरीके से दे रखा है कि कोई एक बच्चा है, रोहन, जो कि खेलते समय गिर गया है, चोट लग गई है और वो रोने लगा। तो उसके पिताजी ने उसे देखा है और कहा है कि क्या कर रहे हो तुम, लड़कियों की तरह बिहेव मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। ऐसे बोल करके उन्होंने उसको सांत्वना देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फादर ने पास किया है, वो स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है दैट रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आपने क्या किया, बच्चे से एक पूरा का पूरा इमोशन खींच लेने की कोशिश की है कि आप लड़कियों की तरह बिहेव मत करो, क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। तो रोते नहीं है तो वो अपने अंदर हर चीज रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टीरियोटाइप है, जहाँ पे उन्होंने स्टीरियोटाइप किया कि इसी तरीके से होता है और ऐसे ही होते आया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में है। प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? तो जैसे कि हमने लेक्चर में देख रखा है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, उसमें यही बात हुई थी कि बच्चे अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो दैट इज ऑप्शन सी। तो अगर कोई कक्षा है जिसमें कि प्रगतिशील शिक्षा यूज की जा रही है, वहां पे इस्तेमाल में आ रही है, तो वहां पे ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों को, लर्नर्स को हम उतने अवसर प्रदान करेंगे जिसकी वजह से वो खुद से अपने ज्ञान का सृजन कर सकें। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, after observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, किसी एक एक्टिविटी में टीचर ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कंप्लीटली कर नहीं पा रहे हैं, अच्छे से स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो थोड़े बहुत हिंट्स ड्रॉप करेंगे, क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो लेव वाइगॉट्स्की की थियरी के अनुसार जो स्ट्रैटेजी ये टीचर ने यूज की है, वो स्ट्रैटेजी क्या है? तो दैट स्ट्रैटेजी इज प्रोवाइडिंग स्केफ होल्डिंग। आप उन्हें स्केफ होल्ड कर रहे हो, उन्हें एक तरीके का इन्वायरमेंट दे रहे हो जो ये बता रहा है कि यस यू कैन डू इट, लिटिल बिट दिस, लिटिल बिट दिस, लिटिल बिट दिस। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक स्केफ होल्डिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, सो दैट आपके जो पेपर इस तरीके से बनते हो, कोई ऐसा सवाल बनता हो जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो हिंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आंसर क्या होगा, बिना सोचे समझे स्केफ होल्डिंग करना है। तो ये क्या है, आपको एक तरीका बता दिया गया कि इसी तरीके से करते हैं, तो बच्चे धीरे धीरे अपना उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज स्केफ होल्डिंग। ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं वो सारी चीजें मौजूद हैं सीडीपी के, जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा सीडीपी के प्लेलिस्ट में मौजूद है। जाइए और देखिए, और आपको एज इट इज सवाल मिलेंगे जो हम कर रहे हैं वैसे ही। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो नीचे से हम देखना शुरू करते हैं कि फैमिली एंड मास मीडिया सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट्स हैं। सोशलाइजेशन वाला जो प्लेलिस्ट जो बना हुआ है, उसमें सोशलाइजेशन नाम से एक लेक्चर है, वहां पे आप जाइएगा तो देख पाइएगा कि जब हमने एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कवर किया है, तब हमें पता चलता है कि जो स्कूल है वो, या जितनी भी चीजें, स्कूल, पेयर्स, मास मीडिया, रिलीजन, कम्युनिटी, ये सारे सेकेंडरी हैं, वेयर एज प्राइमरी सोशलाइजेशन इज फैमिली। परिवार जो होता है एक प्राथमिक समाजीकरण एजेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जब आंख खोलता है तो उसके आसपास जो उसकी सोसाइटी है, अपने से अलहदा वो किसी को देख रहा है, तो वो परिवार के सदस्यों को देख रहा है। तो उसके लिए जो फैमिली है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंस स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट।
सही बात है। और जो फैमिली है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है। यहाँ पे देखो स्कूल के बारे में दे रखा है प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, जो कि गलत है। प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट सिर्फ और सिर्फ फैमिली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंस। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत। जो बहुबुद्धि कह रहे हैं यानी बहुत सारे टाइप की है, तो ऑप्शन नंबर सी अगर देखें तो हमें साफ समझ में आता है कि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। बहुत सारे टाइप के, बहुत सारे फॉर्म्स में बुद्धि मौजूद होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लॉरेंस कोलबर्ग, जिनकी थियरी थी मोरल डेवलपमेंट की, जिन्होंने ये बताया कि मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है। बहुत ही प्रख्यात थियरी है। इसमें इन्होंने बताया कि कुछ स्टेजेस में अलग अलग तरीके से काम होता है। तो यहाँ एक सवाल जो हमें दे रखा है, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज समवन और अदर अप्रूव्स इट। कुछ ऐसा करना, ऐसे कार्य करना जो कि दूसरे और सामने वाला व्यक्ति उसको मंजूरी देता है। तो ये कौन से स्टेज की मोरालिटी रिप्रेजेंट करता है? दैट इज कन्वेंशनल लेवल। देखो प्री कन्वेंशनल लेवल, यहाँ पे खुद में मोरालिटी है ही नहीं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जहाँ पे मोरालिटी वो खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जो रिले कर रहा है किसी के ऊपर कि कोई अप्रूव कर रहा है तो वो सही, अगर अप्रूव कर नहीं कर रहा है तो वो गलत है। तो ये चीज किस में आएगा? दैट विल फॉल अंडर कन्वेंशनल, जहां पे कि हमें देखना है किसी को। गुड बॉय एंड गुड गर्ल जो स्टेज हम कहते हैं, दैट इज कन्वेंशनल। वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि गुड बॉय और गुड गर्ल कहलाना, इसीलिए हम वही काम करेंगे, वही चीज करना पसंद करेंगे जो सभी अप्रूव करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन लेव वाइगॉट्स्की से है कि सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन लर्निंग प्रोसेस। सीखने में महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो जैसा कि यहाँ पे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सोशल एंड कल्चरल, तो यहाँ पे क्या आएगा? कल्चरल टूल्स। कल्चरल टूल्स की मदद से जो लर्निंग होती है, लर्निंग का प्रोसेस होता है, वो बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे के बारे में, जो ये बताते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है वो किस स्ट्रक्चर के टर्म्स में हो रहा है। तो वो हो रहा है स्कीमास के टर्म्स पे। जो हमने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, जीन पियाजे के ऊपर भी बहुत अच्छे से डिटेल्ड वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। सीडीपी के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और वहां से समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका काम आज तक भी हमारे क्लासेस में हमें देखने के लिए मिलता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम जीन पियाजे, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं? प्री ऑपरेशनल, अभी सारी चीजें ऑपरेट होनी शुरू नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से सोचें कि देखो अभी चीजें काम नहीं कर रही हैं, राइट? अभी ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल नहीं है, और सेंसरी मोटर तो बिल्कुल बच्चे हैं। तो प्री ऑपरेशनल कौन सा है? जो लेट चाइल्डहुड वाले बच्चे हैं। यहाँ पे लेट चाइल्डहुड वाले बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो डेवलप होगी नहीं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग और थिंकिंग, ये सारी चीजें भी डेवलप नहीं होंगी। रैदर इनमें होगा सेंट्रेशन इन थॉट। यहाँ पे क्या करेंगे? विचार उनके केंद्रित रहेंगे, एक बार में वो एक ही काम कर पाएंगे। उनको उनसे 2-3 काम हम एक साथ नहीं करा सकते हैं, क्रमबद्ध चीजों को नहीं करा सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट में यानी कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो डेवलपमेंट हैज सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर फॉर एवरीवन। देखो जहां पे भी बात एवरीवन की आ जाती है कि सभी के लिए एक जैसा सामान्य है, ये वहीं गलत हो जाता है। बिकॉज हम डेवलपमेंट में जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, राइट? डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। नो, लर्निंग एक ऐसी चीज है जो लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है। लर्निंग चलते रहती है, हम हर दिन कुछ सीखते हैं, कुछ भूलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। एवरी डे वी अनलर्न, लर्न एंड रीलर्न। हर चीजें हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। और ये सिर्फ स्कूल में नहीं होता, ये स्कूल तक बाध्य नहीं है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग।
नेक्स्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। ये तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। एंड लास्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर कि डेवलपमेंट जो है वो बहुआयामी है, बहुत सारे आयाम है उसके। फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, बहुत सारे टाइप के हमारे डेवलपमेंट है, तो मल्टी डायमेंशनल है। Moving to the next question, sequence of development among children from birth to adolescence. Adolescence तक आते आते यानी किशोरावस्था तक आते आते बच्चों में विकास का क्रम क्या है? तो देखो, ये जीन पियाजे जब हमने पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि जो क्रम होता है वो सेंसरी से शुरू होता है और वो एब्स्ट्रैक्ट तक जाता है। तो पहले आएगा सेंसरी, फिर आएगा कॉन्क्रीट, फिर आएगा एब्स्ट्रैक्ट। सेंस करके समझेंगे, जैसे ही सेंस करके समझेंगे तो वो चीजें कॉन्क्रीट होती जाएंगी, और जैसे कॉन्क्रीट हो जाएंगी तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ चले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन शुड बी ट्रीटेड एज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि भिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, तो एक प्रगतिशील कक्षा में ये किस तरीके से देखा जाना चाहिए, माना जाना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से हम प्लान करें कि सारे बच्चे इंक्लूड हो जाएं और वो अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकें, एक दूसरे से सीखें भी और सिखाएं भी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है वो किस चीज पे एम्फसाइज करता है, किस चीज पर जोर देता है? ये देता है इंक्लूसिव क्लासरूम इज अबाउट कि आपने सारे बच्चों को इंक्लूड किया है, कोई भी बच्चा आपका अलग कहीं नहीं है, सब इंक्लूडेड है, सब पढ़ रहे हैं एक साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज जो हम दे रहे हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज बराबर हैं, और उन्हीं वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपना पोटेंशियल पहचान रहे हैं। आपने सबको उनकी एबिलिटी के अनुसार पोटेंशियल इनलार्ज करने के लिए प्रोवाइड की हैं अपॉर्चुनिटीज, राइट। आप भी खुद को बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.dailywites.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विद डेली वाइट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीडीडब्ल्यू एक्ट के लिए है ये सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे हर साल लगभग सवाल रहता है, और अभी जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आरपीडीडब्ल्यू एक्ट से बहुत सारे सवाल हमें मिलते हैं, हर साल एक दो सवाल मिल ही जाते हैं। खैर, सवाल पे आते हैं। आरपीडीडब्ल्यू एक्ट के अनुसार हम किन टर्म का यूज नहीं करते हैं और किस टर्म का यूज करना, माफ कीजिएगा, किस टर्म का यूज करना सबसे अप्रोप्रिएट होता है, सबसे करना उचित होता है शब्द। तो देखिए, हम पहली बात तो ये कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी लर्नर को हम इस तरीके से नाम देके अंकित नहीं करते हैं। तो रिटार्डेड स्टूडेंट बोलना बहुत ही गलत हो जाएगा। हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हम पहले बोलते थे, जहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि पहले उसकी जो अक्षमता है, जहां पे आसक्ति है, हम उसके बारे में एम्फेसिस दे रहे हैं, बाद में हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पे है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। तो जब हम ऐसी बात करते हैं तब हमने क्या किया कि स्टूडेंट की जो आइडेंटिटी है उसको इंटैक्ट रखी है। आपने पहले स्टूडेंट कहा है, आपने पहले लर्नर कहा है कि लर्नर है वो, तो वो कैसा लर्नर है, विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसके पास शारीरिक दिव्यांगता है, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट की जो आइडेंटिटी है वो इंटैक्ट है, तो ये बोलने का बहुत ही अच्छा तरीका है। बी और सी ऑप्शन देखिए, जहां पे कि आप हैंडीकैप के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आप स्टूडेंट के ऊपर, लर्नर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो। तो आपने क्या किया, उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन्ड रखा है। सो दिस इज द वे विच वी एड्रेस आवर लर्नर्स, दैट इज छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। Next question is, in order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not, जिसको लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, यानी कि जो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं या फिर उनको कठिनाई हो रही है सीखने में, तो उनके लिए जो शिक्षक हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या कर सकते हैं,
क्या नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हो सकते हैं हम, अपने जितने पेडागोजी है, टेक्निक्स है, टूल्स हैं, और जो हमारा आकलन मूल्यांकन का टेक्निक है उसमें हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड नहीं होंगे। सिंस वो बच्चे को ऑलरेडी दिक्कत हो रही है, वो कठिनाइयों का सामना कर रहा है सीखने के क्रम में, तो वहां पे हम थोड़ा बहुत लीनियंट हो करके उसको असेस कर सकते हैं, ताकि असेसमेंट भी हो जाए और बच्चे को जो दिक्कत हो रही है वो भी सही सही से हम देख पाए। एक बच्चा है जो बहुत अच्छे से सीखता है, एक बच्चा है जो बहुत धीरे धीरे सीखता है, हम दोनों को एक साथ मैच नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो असेसमेंट और पेडागोजी टेक्निक्स हैं उनका लचीला होना, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब तब लगभग हर टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। सिंस क्रिएटिविटी है यानी कि हम कुछ रचनात्मक कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, तो जब हम सृजन करेंगे जो थिंकिंग होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो आंसर इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब सारी चिंतन अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं तभी तो कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं। दिस इज वाई क्रिएटिविटी को पहचानने का एक तरीका है कि जो थिंकिंग होगी लर्नर की वो डाइवर्जेंट होगी। नाउ नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है, in order to address learners from diverse backgrounds a teacher should। यानी कि बच्चे बहुत सारे विविध पृष्ठभूमियों से आए हुए हैं, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, इकोनॉमिक सेक्शंस अलग हैं सबके, कल्चरल सेक्शंस अलग हैं, फिजिकल सेक्शंस अलग हैं। तो इस तरीके की अगर क्लासरूम आपके पास है तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को हर तरफ से थोड़े मोड़े एग्जाम्पल्स ड्रॉ करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हर लेवल का बच्चा, हर तबके का बच्चा कनेक्ट कर पाए। लाइक एक एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं कि आप रैदर देन कि आप ये बोलो कि तुमने तो स्नोफ्लेक्स देख रखे होंगे, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये कहेंगे यस सर, यस मैम, हमने देख रखे हैं। लेकिन कुछ एक सेक्शन बच्चा होगा जो ये सोचेगा और ये समझेगा कि नहीं मैंने तो नहीं देख रखा, तो ये मेरे लिए गलत बात होगी क्या, मैं यहाँ से रिलेट। अब वो बच्चा आपका साथ वहां से छोड़ देगा, पूरी कक्षा में ब्लैंक होके बैठेगा, बिकॉज उसे नहीं पता है कि स्नोफ्लेक्स कैसे होते हैं। सो इस तरीके के एग्जाम्पल लेने की बजाय हम कुछ और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजेस दिखा सकते हैं, फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं। जिन्होंने देख रखा है वो भी देख लेंगे वापस से, और जिन्होंने नहीं देख रखा है उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि स्नोफ्लेक्स कैसे दिखते हैं। तो दिस इज हाउ वी एड्रेस एंड वी केटर द needs of learners from diverse backgrounds because we take examples from each and every sections। जरूरी नहीं है कि हर चीज में हर वक्त आप हर तरफ से यूज करेंगे एग्जाम्पल्स, लेकिन कहीं कहीं पे सिर्फ एक सेक्शन को टारगेट ना करने की बजाय आप धीरे धीरे सबको यूज कीजिए कहीं ना कहीं अपने लेसन प्लान्स में। दिस इज हाउ वी केटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के ऊपर, दैट कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। उसको सुगम किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो उसको सुगम तब बनाया जा सकता है जब हम एनालॉजीज को इंक्लूड कर रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं कि ठीक है जो भी तुमने उपमाएं बना रखी हैं उनको करो वापस से, उनको ठीक करो, उनको देखो कर करके। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, क्या कर रहे हैं हम, समस्या है समाधान ढूंढ रहे हैं, वो तब आएगी जो उपमाएं हमें पता है या हमने देखा है उनको प्रयोग किया जाए, जो सोचा गया है उन सब एनालॉजीज को लगा लगा के चेक किया जाए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय। सीखने की प्रेरणा को बनाए रखा जा सकता है। तो देखिए ऑप्शंस देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या मोटिवेशन है, प्रेरणा है। पनिश कर देंगे बच्चा डर जाएगा, बहुत ज्यादा इजी टास्क दे देंगे तो क्या होगा कि वो फिर डिफिकल्ट टास्क के ऊपर बच्चा बहुत अच्छे से टारगेट नहीं कर पाएगा। तो हम वेरी इजी टास्क नहीं दे सकते। रोट मेमोराइजेशन तो कहीं से भी ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मास्टरी ऑफ गोल, हम ये उनको धीरे धीरे बताना शुरू करेंगे कि अपने गोल्स को मास्टर करना सीखो, बहुत इजी टास्क नहीं देने की बजाय। ये सारी चीजें मौजूद है CDP के जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मोटिवेशन नाम का एक लेक्चर है, वहां पे जाइए देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको सस्टेन किया जा सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शेम यानी शर्म।
शर्म का कोई कॉग्निशन से रिलेशन नहीं है, संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या बहुत इफेक्टिव है मोटिवेट करने के लिए लर्नर्स को, या फिर जनरली इसको यूज किया जाना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। आप ये सोच के देखो, आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही है, आपने सीटेट के बैचेस ज्वाइन किए हुए हैं और बार बार मैं एज अ सीडीपी टीचर मैं आपको ये महसूस करा रही हूँ कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो कुछ पढ़ के ही नहीं आए, तुमने ये नहीं देखा, तुमने वो नहीं देखा, तो आप क्या होगी, धीरे धीरे आपका मोटिवेशन काम करने का खत्म हो जाएगा। तो ये आपके कॉग्निशन पे कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है, दैट इज डूइंग नेगेटिव इम्पैक्ट। बच्चा जो है वो भागने लगता है। तो जब बड़े होकर के हम ऐसा सोच सकते हैं तो छोटे बच्चे के ऊपर तो और ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। Moving to the next question, which one of the following is most effective mode of teaching learning? सबसे effective mode कौन सा है? तो देखो, कभी भी rote memorization option नहीं हो सकता है। Observation हम कर रहे हैं, लेकिन analysis अगर नहीं कर रहे हैं तो फायदा क्या है observe करने का? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Imitation यानी नकल कर रहे हैं और फिर उसको repeat कर रहे हैं, उससे तो कोई टीचिंग हो नहीं रही है। कुछ भी उससे क्या हम सीख रहे हैं? अगर किसी ने देखा है कि हाथ वो ऐसे लंबा करके खड़ा है, हम भी खड़े हो गए, लेकिन उससे लर्निंग क्या हो रही है, पर्पस क्या है, हमें नहीं पता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स जो आप सीख रहे हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बीच में जो संबंध है उसको स्थापित करना। जब आप सीडीपी के सारे कंटेंट देखोगे, सारे लेक्चर्स देखोगे, सीरियल वाइज इसी वजह से बना हुआ है ताकि आप जब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ तक जाएं तो आपको समझ में आए कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है और कॉन्सेप्ट्स जो है उसी हिसाब से डिजाइन किए हुए ताकि समझ में अच्छे से आए। तो वहां टीचिंग भी हो रही है, वहां लर्निंग भी हो रही है। Moving to the next question, a teacher should analyze the various errors made by students on a given task. Analyze करना चाहिए errors को, क्यों करना चाहिए? ताकि वो punishment provide किया जा सके। No, punishment is never an option. इसके बारे में behaviorism में हम बात कर चुके हैं। Understanding of errors are meaningful in the teaching learning process. Yes, जब तक आपको गलती नहीं पता होगी कि कहाँ पे बच्चे गलती कर रहे हैं, तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हमने आगे कहाँ पे काम करना है। रिमेडियल टीचिंग की जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे होगी, वो तभी होगी जब बच्चों के एरर्स हमें पता चलेंगे। इसी वजह से उनके एरर्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग इज सोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स। जरूरी नहीं है कि हर बार त्रुटियों का सुधार ही लर्निंग का बेस हो। मीनिंगफुल लर्निंग होने के लिए एनालिसिस होना जरूरी है कि बच्चे गलत कहाँ कर रहे हैं, इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है, इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। बच्चों के लिए पढ़ना मुश्किल कब है, सीखना मुश्किल कब है? जब जानकारी जो दी हुई है वो डिस्कनेक्टेड है, चंक्स में अलग अलग दी हुई है, जब वो अंदर से आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, अभिप्रेरित हैं इंटरनली, तब वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। लर्निंग जो है वो सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड है, बिल्कुल होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, सोशल कॉन्टेक्स्ट भी लर्निंग में आना चाहिए, तब बच्चा थोड़ा जल्दी सीखता है। जो कंटेंट है वो मल्टीपल वेज में, बिल्कुल जैसे कि हमने कहा कि आप सीटेट के बैचेस ज्वाइन करो, तो जब आप बैचेस ज्वाइन करोगे तो आप पाओगे कि बहुत सारी चीजें हैं, जब आप डायरेक्टली टीचर से इंटरेक्ट करते हो तो आपको समझ में आती हैं कि आप किस तरीके से कर सकते थे, कहाँ आपकी त्रुटियां हो रही हैं। लेक्चर मोड में यहाँ पे आप वन वे ट्रांजेक्शन है नॉलेज का, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, राइट डाउन कर रहे हो, दैट्स इट। लेकिन जब आप मुझसे डायरेक्टली बात करते हो तो आपको समझ में आता है, मुझे समझ में आता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो। आपने लेक्चर्स देखा, आपने सीटेट के मॉक पेपर्स लगाए, बैचेस ज्वाइन किए तो हर दिन क्लास के बाद जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप उसको सॉल्व कर रहे हो। तो क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीपल वेज था। तो जब मल्टीपल वेज था तो इसने क्या किया, सिलेक्शन पक्का कर दिया, राइट। तो ये सारे तो हो ही रहे हैं। तो अब कौन सा है जो दिक्कत करेगा, डिस्कनेक्टेड चंक्स में रिप्रेजेंट किया हुआ इंफॉर्मेशन। लाइक कि मैंने किसी को ये बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है और उसके बाद मैंने जंप कर लिया रिवॉल्यूशन के ऊपर कि रशियन रिवॉल्यूशन क्या है। तो इसमें क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया बच्चा। वो कहाँ अभी पढ़ रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोइंजोदारो पढ़ना था उसको, और वो कहाँ चला गया, आप सीधे रिवॉल्यूशन में चला गया, वो भी उसकी कंट्री का नहीं है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन अलग अलग चंक्स में प्रोवाइड की गई है, अलग अलग हिस्से में प्रोवाइड की गई है, यहाँ लर्निंग डिफिकल्ट हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का सर्वोत्तम अवस्था क्या है, जहाँ पे अराउजल जो है वो बहुत है और फियर नहीं है। अब फियर रहेगा बच्चे में तो वो क्या सीख पाएंगे, नहीं, वो सीख नहीं पाएंगे, और अगर उनमें उत्तेजना नहीं है सीखने की तो भी वो नहीं सीख पाएंगे, राइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है उनके अनुसार जो लर्निंग होती है बच्चों द्वारा, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, वो अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, हैव नो रोल टू प्ले इन, उसमें कोई रोल नहीं है उनका, आर सोनली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स फॉर, सिर्फ वो एडल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो लर्नर्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो कैसा रोल प्ले कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में। तो आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि जब हमें खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है तो हमें खुद ही एक्टिव होना होगा। मदद उसी के पास आती है जो मदद खोजने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, प्रयासों में लगा रहता है। तो जब तक आप एक्टिव रोल नहीं करेंगे लर्निंग नहीं होगी। तो चिल्ड्रन का रोल कैसा होगा, चिल्ड्रन का रोल होगा एक्टिव, दे आर वेरी एक्टिव इन कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज गुड फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए कौन सा विश्वास सही है। तो यहाँ पे सवाल को जरा ध्यान से देखिए, बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, जो जरूरी है, पूछता ही पूछता है, पर बहुत ही आसान है अगर एक बार आप समझ गए। तो देखो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि एबिलिटीज इम्प्रूवेबल, यानी कि सुधार किया जा सकता है, एबिलिटी फिक्स्ड है और एफर्ट का कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फेलियर तो आना ही आना है। बिल्कुल सही बात है, फेलियर आना है, लेकिन हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि प्रॉब्लम हो रही है, सीटेट बहुत ज्यादा धीरे धीरे अपने आप को हाई कर रहा है, अपने आप को डायनेमिक्स उसके चेंजेस हो रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा एग्जाम पैटर्न और डायनेमिक्स चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, अच्छे से बैचेस ज्वाइन किए, पढ़ना लिखना शुरू किया, मॉक पेपर्स लगाए, पेपर्स सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर का काम किया, लेक्चर्स देखे। तो क्या हुआ, फेलियर कंट्रोल था, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो फेलियर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो फेलियर हम कंट्रोल कर सकते हैं। एफर्ट्स डू गिव बेस्ट रिजल्ट, अगर आप एफर्ट्स लोगे तो आपको उसका डिफरेंस दिखेगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। एबिलिटी कभी भी फिक्स नहीं होती है, हम काम करते हैं तो इम्प्रूवमेंट आता ही आता है। तो इम्प्रूवमेंट क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट लर्निंग को इंक्रीज कर देगा। Moving to the next question, conceptual understanding among student is likely to improve in the settings which emphasize on conceptual understanding, जो वैचारिक समझ है वो किस चीज पर, उसकी संभावना जो है वो किस चीज पर जोर देती है। तो कॉम्पिटिशन्स पे नो, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी बिल्कुल नहीं, हम ये मानते हैं कि पेडागोजी जो है, पढ़ाने का तरीका जो है वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन नहीं, कोई फायदा नहीं है सिर्फ एग्जाम लेने से। रादर इंक्वायरी एंड डायलॉग, इन जब बच्चे इंक्वायर करते हैं, डायलॉग टीचर और लर्नर के बीच में होता है, पीयर एंड पीयर के बीच में होता है, तो जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की वो और अच्छी होती है। तो ये इम्फेसाइज करता है इंक्वायरी एंड डायलॉग पे। इंक्वायरी अप्रोच से लेसन प्लान्स भी बनते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चों की इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है, अगेन लेव वाइगोट्स्की के ऊपर है, कि जो ये है हमारी एक स्टूडेंट है, एक लर्नर है साइना, जो काम कर रही है और खुद को वो डायरेक्ट कर रही है कि कैसे वो काम को और अच्छे से कर सकती है। तो लेव वाइगोट्स्की के अनुसार जो लैंग्वेज और थॉट का उनका आइडिया है, ये एक प्राइवेट स्पीच है, राइट। ये प्राइवेट स्पीच इनमें से किसका साइन है, किस चीज की तरफ वो संकेत दे रही है। एज इट इज ये पॉइंट लेव वाइगोट्स्की के जब लैंग्वेज एंड थॉट डेवलपमेंट का जो लेक्चर है उसमें एज इट इज मैंने कवर किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड दिस इज फॉर सेल्फ रेगुलेशन, वो खुद को रेगुलेट कर रही है कि किस तरीके से वो काम कर पाएगी। तो सेल्फ रेगुलेशन के लिए होता है
private speech. Moving to the next question, evaluation practices should aim at मूल्यांकन किस चीज का मूल्यांकन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उनमें से तो लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों को हम लेबल कर दें कि तुम अच्छे नहीं हो पढ़ने में, तुम तो बिल्कुल गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसे करके, या फिर सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, स्टूडेंट्स को हम अलग अलग हिस्सों में सेग्रीगेट कर दें, उनकी योग्यताओं क्षमताओं के आधार पर उनको बांट दें, आइडेंटिफाई करें हाई अचीवर्स कौन है और उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर स्टूडेंट की नीड और रिक्वायरमेंट्स को केटर करें। तो इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस का एम होना चाहिए कि वो स्टूडेंट की नीड को और उनके रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करे, उनको आइडेंटिफाई करे और उसी हिसाब से काम करे। And the last question of series is individual difference in development of children can be attributed to. इंडिविजुअल डिफरेंस किस वजह से आता है? तो एज इट इज ये चीज यूज की हुई है इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें, जहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये एक इंटरप्ले है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के परस्पर प्रक्रिया से क्रिया से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। सो दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.